क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंसीडर द थ्री लेयर ऑफ ए सॉइल स्ट्रेटा शोन इन द फिगर। द थिकनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ ईच लेयर इज मेंशन्ड। सबका दिया हुआ है, H1 है, H1 3 है, H2 2 है और H3 कितना है 4 है। K1 K2 K3 सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है टोटल हेड लॉस इन द 3 लेयर्स। टोटल हेड लॉस पूछ रहा है हमको, टोटल हेड लॉस पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखिए कैसा फ्लो हो रहा है, फ्लो कैसा हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए फ्लो इसमें कैसा हो रहा है, ठीक। हमारा फ्लो जो है वर्टिकल फ्लो है ना, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के एवरेज भी, के भी इक्वल टू, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये ऐसे वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इसका मेन पता लगाने का तरीका यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्चार्ज और ग्रेडियंट हाइट, डिस्चार्ज देखना पड़ेगा। देखिए ईच लेयर से कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर इससे अगर मान लीजिए 5 मीटर क्यूब पर सेकंड पास करेगा तो इससे भी उतना ही करेगा, इससे उतना ही करेगा। तो यही है कि वर्टिकल में डिस्चार्ज सेम होता है और हॉरिजॉन्टल में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होता है। तो यहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम ना होकर क्या सेम है, डिस्चार्ज सेम है। डिस्चार्ज सेम है इसलिए हम लोग वर्टिकल वाला फॉर्मूला है के भी। तो के भी इक्वल टू क्या होता है, H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, ठीक। H क्या है, H हमारा जो फार्मूला है H1 प्लस H2 प्लस H3 है, ठीक। अब वैल्यू पुट करते हैं, के भी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। H हो जाएगा 9, ये कितना है, H1 का वैल्यू कितना है 3 बाई K3 कितना है 3 इंटू 10⁻³ प्लस कितना है 6, H2 कितना है 2 बाई 6.65 10⁻² प्लस 4 बाई K3 कितना हो गया 7:10⁻⁴ सेंटीमीटर परसेंट, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। अब ठीक है देखिए ये सारा वैल्यू पुट के कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिला 1.3343 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। के भी का वैल्यू कितना मिल गया हमारा, के भी का वैल्यू इतना मिल गया। उसके बाद हमारा हेड लॉस निकालना है ना, हेड लॉस हमको निकालने हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इनडायरेक्टली से यह पूछना चाहता है क्वेश्चन में कि Q का वैल्यू क्या कांस्टेंट होता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। जितना क्वांटिटी इससे फॉलो कर रहा है उतना ही टोटल से कर रहा है, ठीक। यहाँ से जितना कर रहा है पार्टिकुलर उतना ही तो टोटल से कर रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूटी डार्सी लॉ से क्या होता है Q इज इक्वल टू KI इंटू A, कॉन्स्टेंट है Q, तो फिर क्या होगा K1 I1 इंटू A और A भी इक्वल है तो ख़त्म हो गया, और K1 I1 इक्वल टू K2 I2 हो गया, ठीक। K1 का वैल्यू फर्स्ट में मानते हैं, मान लीजिए K1 का वैल्यू, तो यहाँ पे K1 का वैल्यू क्या होगा, K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू 3:10⁻⁻3। I का वैल्यू तो होता है हेड लॉस बाई टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा 3, ठीक। और हेड लेंथ जो हमारा है क्या, यहाँ से टोटल हेड लॉस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हेड लॉस देखिए चेंज इन जो हेड लॉस दे दिया है H2 और सिर्फ H3 में देख लीजिए, H3 में क्या है, यहाँ पे हेड लॉस दे दिया है, यहाँ पे डेल H हेड लॉस यहाँ दे दिया है डेल H, और इसमें लेंथ कितना है 2 और ये लेंथ कितना है 4, तो हमारा हो जाएगा H3 इक्वल टू हो जाएगा K3 इंटू डेल H बाई L इज इक्वल टू के भी इंटू डेल H
जो हमारा है डेल एच बाई एच। ये एच और ये एच क्या क्या है, क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, डेल एच निकालना है। ये डेल एच हमारा कितना दे दिया है, K3 का वैल्यू देख लीजिए, K3 का वैल्यू क्या है, K3 का वैल्यू हो गया K3 7/10⁻⁴ इंटू 0.5/2, लेंथ हमारा 2 है, इंटू के का वैल्यू कितना था, इंटू 1.334 इंटू 10⁻³ हो गया। और यहाँ जो एच है ये मल्टीप्लाई हो गया 9 है, ठीक। यहाँ से डेल एच निकलेगा। इसको सोल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है, ये जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने सोल्व किया तो यहाँ पे आया हमारा कितना 1.18, तो कितना हो जाएगा 1.18 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि specific capacity of a confined well under the equation condition and within the working limit of drawdown, the equilibrium condition within the working limit drawdown। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या करा है, इज कांस्टेंट एट ऑल द drawdowns। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कन्फाइंड वेल अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन विद इन द वर्किंग, ये हो जाएगा डिक्रीज एज ड्रो डाउन इंक्रीज। जब नीचे की ओर हम लोग आते हैं तो क्या होता है, जब ड्रो डाउन इंक्रीज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट में क्या कहता है, टाइम टेकन फॉर द हेड टू फॉल फ्रॉम द H0 टू H1, H0 से H1 पर आया है, एज टाइम t लगा है, ठीक। उसके बाद कहता है द टेस्ट इज रिपीटेड फॉर द सेम इनिशियल हेड, H1 सेम है। उसके बाद कहता है द फाइनल हेड H डैश है, नोटेड द टाइम कितना लगा है t/2, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एज h, ठीक। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो आ जाएगा वो है एच, टाइम यहाँ पे t लगा है और यहाँ पे टाइम t/2 लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन देखते हैं हम लोग। हमारा इक्वेशन ये है 2.303 AL log 10 H0/H1 बाई A इंटू टी। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको गायब कर दीजिए आप, इसको, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बस यहाँ पे टाइम t और इसका फंक्शन आ रहा है। तो k इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, log k H0/H1 बाई टाइम t, ठीक। यहाँ तक हम लोग लिख लिए। ये इनिशियल में था, टाइम t लगा था, अब क्या हुआ कि फिर से रिपीट किया गया, तो कितना हो जाएगा log 10/H0 सेम था, h के जगह पर क्या आ गया, H1 डैश हो गया, और टाइम कितना लग गया है t/2, तो t/2 का मतलब ऊपर चल जाएगा 2, ठीक। यहाँ से ये वैल्यू आया। उसके बाद कहता है k और k सेम होगा, तो दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ से इक्वल कर देने से, यहाँ से इक्वल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 log 10 H0/H1 डैश, ठीक, क्लियर है। उसके बाद ये और ये इक्वल हो गया, बाई नीचे टाइम t है। अब जो इक्वल है उसको कट कर दीजिए, ठीक। ये इक्वल है, कट हो गया, और यहाँ कितना है log, अब यहाँ पे log ये 2 को यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और log 10 इधर भी है, log 10 इधर भी है, बेस log गायब कर देते हैं हम, ठीक। तो कितना बचेगा H0/H1 डैश इज इक्वल टू H/H1 डैश, ठीक। स्क्वायर था तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक गायब हो गया यहाँ से, ठीक। तो क्या हो गया, तो
एच नॉट इज इक्वल टू H1 डैश बाई H1। ठीक, ये है ऑप्शन में। देखिए यहाँ तक क्या था, H नॉट बाई H1, ये यहाँ से था। ठीक, यहाँ पे H नॉट का स्क्वायर था और H1 डैश का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अब इसको फिर यहाँ से लिखते हैं, हो गया H नॉट बाई H1 इज इक्वल टू H नॉट डैश बाई H1 डैश, यहाँ डैश नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, H1 का डैश स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इधर करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H नॉट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, H1 इज इक्वल टू रूट अंडर H1 H डैश। ठीक, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ द सैंड मास ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टू काउज द लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन के समय कौन सा फैक्टर है जो बिहेवियर ऑफ सैंड मास ड्यूरिंग द अर्थ, क्या कहता है, रिलेटिव डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन वेव्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। कौन सा आंसर सही है मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ आंसर। 14 का ए यानी सभी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेव्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेटिव डेंसिटी, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्राई सॉइल ऑफ द एक्शन ऑफ कैपेसिटी 0 एंड रेस्ट ओवर द सेचुरेटेड सॉइल द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। क्या बोलता है, ड्राई सॉइल है, अब ड्राई सॉइल में C इक्वल टू 0 होता है, ड्राई सॉइल, लेकिन सैंड बोला है, ड्राई सॉइल विद द एक्शन विद द सेक्शन कैपेसिटी 0 है। सेक्शन कैपेसिटी क्या था, सेक्शन कैपेसिटी 0 है, तो उसके बाद करता है रेस्ट ओवर द सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल पे है, फिर कह रहा है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज, अब मुझे याद नहीं है सेक्शन कैपेसिटी 15%। सेक्शन कैपेसिटी जो हमारा होता है, सेक्शन कैपेसिटी बराबर होता है, सेक्शन कैपेसिटी log 10 HC, log 10 HC इज इक्वल टू 0। सेक्शन कैपेसिटी 0 दिया हुआ है, तो log 10 HC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, इसी को सेक्शन कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर HC लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, HC इज इक्वल टू 10 पे पावर 0, यहाँ से HC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। यदि सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में, mm में होगा तो mm में, लेकिन यहाँ पे जो HC का वैल्यू हम लोग लेते हैं वो सेंटीमीटर में लेते हैं, इसीलिए इसका क्या आएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। एग्ज़ाम तो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए होता है, ये 0 भी दिया हुआ है, 1 mm भी दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 1 मीटर भी दिया हुआ है। अब आपको याद नहीं रहेगा कि सेक्शन कैपेसिटी का जो HC होता है किस में मांगता है, अगर यदि याद है आपको सेंटीमीटर में, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कंसीडर, फिर कहता है इन द सेडिमेंट्री सॉइल डिपोजिटेड परमेबिलिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ग्रेटर दैन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये बात सही है था। कहता है परमेबिलिटी ऑफ टू सैंड स्पेसिमेन हैविंग द इक्वल वॉइड रेशियो विल बी ऑलवेज सेम। क्या वॉइड रेशियो इक्वल रहेगा तो हमारा परमेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन बोथ ए एंड ट्रू। 16 नंबर
सही है, हमारा ऑप्शन सी सही है, दोनों होता है। ये तो क्लियर था मैं, पर इसमें कन्फ्यूजन था इसलिए आंसर देख लिया। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है, जरा सा कंसीडर कीजिए कुछ। फिर अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन है कि के का जो वैल्यू होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, एक इक्वेशन से होता है सॉइल पार्टिकल के डायमीटर से। फिर कह रहा है कि इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी। अब क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी घटता हो टेम्परेचर बढ़ता हो। क्या बोल रहा है, कहता है ए सॉइल ए डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ई गलत लग रहा है इसलिए, क्योंकि परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी होता है, परमिबिलिटी यानी के इज इक्वल टू 1/μ का, यही ना पढ़े थे हम लोग, डायनेमिक विस्कोसिटी, और म्यू होता है 1/t का। तो यहाँ पे रखेंगे 1/t, तो t ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू रिडक्शन इन विस्कोसिटी। नहीं, अब कह रहा है ये कह रहा है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सरफेस, सरफेस स्पेसिफिक सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। 1 2 3 4 कितना नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर का ए। 1 और 3, सिर्फ 1 और 3, 1 तो सही था, ये गलत बोला, ये सही बोला है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर और सरफेस एरिया का। फिर कहता है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ द टू क्ले सॉइल हैविंग द D10 वैल्यू ऑफ 0.8 mm एंड क्ले सॉइल। क्या बोलता है, रेशियो ऑफ परमिबिलिटी, और परमिबिलिटी का रेशियो पूछ रहा है फॉर द टू क्ले सॉइल। D10 का वैल्यू दे दिया 0.8 और फिर कह रहा है 0.4। तो परमिबिलिटी होता है ना D10 का, कोई भी ऐसा नहीं फार्मूला था, k इज इक्वल टू D10 का स्क्वायर बाई k इक्वल टू D10 का स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला था, CD 10 स्क्वायर करके। ठीक, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, क्लेई सॉइल के लिए है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्लेई सॉइल के लिए फार्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। तो 0.8 का स्क्वायर कर दीजिए, 0.4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, ये पॉइंट खत्म, 4 चौका 16। 4 आ रहा है, 4 ऑप्शन में है क्या, डी नंबर, देखिए सही है, 18 का डी नंबर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है फ्लोइंग द आइटम्स कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट। और ठीक, स्टेटमेंट 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ है, कहता है मूव सर्कल ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये सही बात है। ठीक, 19 का। फिर कहता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट द एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू द कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ये भी सही बात है, ये गलत बात है, एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू कन्फाइनिंग, क्योंकि डिवेटर स्ट्रेस 0 होता है। 19 का कितना हो जाएगा, 19 का सी नंबर, 19 का सी नंबर, ये गलत है। क्या ए नंबर सही होगा, ए क्या है, मूव सर्कल इज द अनकन्फाइंड कंप्रेशन एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। मूव सर्कल डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल से। डॉक्टर, मूव सर्कल फॉर द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ठीक, थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या ओरिजिन से ये पास नहीं करता है। और उसके बाद कह रहा है कि इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट द एक्सियल स्ट्रेस इज इक्वल टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ये सही है, 19 नंबर। वही तो मुझे भी लग रहा है यार, डी नंबर जिसमें ए सही है, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि
एक्सियल स्ट्रेस जो होता है यहाँ क्या होता है कन्फाइनिंग सिग्मा 3 इजिकल टू 0 होता है, जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है सिग्मा 3 इजिकल टू 0। तो एक्सियल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन ए नंबर सी नंबर सही होगा, ये नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि रैंकिन अर्थ प्रेशर थ्योरी इज सिंप्लीफाइड फ्रॉम द कूलम्ब्स अर्थ प्रेशर थ्योरी। 20 का 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 का रैंकिन अर्थ प्रेशर थ्योरी इज सिंप्लीफाइड फ्रॉम ऑफ द कूलम्ब्स थ्योरी। ठीक, कूलम्ब्स थ्योरी से ये सेटिस्फाइड करता है। फिर कह रहा है कूलम्ब्स थ्योरी कंसीडर इफेक्ट ऑफ पोर प्रेशर को कूलम्ब्स थ्योरी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ पोर प्रेशर। कूलम्ब्स थ्योरी में क्या होता है, मोर्स कूलम्ब थ्योरी में पोर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, ड्रेनेज पर फुल्ली यहाँ कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए हम पोर प्रेशर को क्या करते हैं कूलम्ब्स थ्योरी में मोर कूलम्ब्स थ्योरी कर रहा है कंसीडर द इफेक्ट ऑफ पोर प्रेशर, तो यहाँ पे हम पोर प्रेशर को नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ तक सही है। ठीक है, थैंक यू।